Hello everyone, I welcome you all at my channel English Expo with विशाल। तो आप सभी का स्वागत है और काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा ये न्यूज़पेपर सेशन होने जा रहा है। तो बीच में कुछ वजह से नहीं हो पाया, तो हाँ अभी भी रेगुलर बेसिस पर हमारे ये न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संडे एंड सैटरडेज़ में हमारे डिस्कशन चलता रहे। तो जो बिगिनर्स हैं इंग्लिश में अभी उन्होंने शुरू किया या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए है ही। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, चाहे हमारी वो इंग्लिश हो। अब इंग्लिश में भी हमारे कई सारे सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें तो जैसे हमारा वोकैबुलरी सेक्शन जो होता है, जो वर्ड मीनिंग होती हैं उनको भी हम सीखेंगे। साथ ही में ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, उनको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो करंट में इश्यूज़ चलते रहते हैं उनके ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक थोड़ा सा एक जानकारी की, हाल ही में जो गवर्नमेंट ने जारी की है नोटिस, किसको लेकर, अग्निपथ या अग्निवीर जो वैकेंसीज़ हैं इनको लेकर के। तो बहुत सारे युवा जो सड़क पर उतरे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आप अफवाहों से बचें। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न इसके लिए किए हैं, क्या प्रावधान किए हैं, और जो 4 साल के बाद आप क्या कर पाएंगे, आपको किस में चांस मिलेगा, उसको भी आप देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आगे क्या करना है, और अफवाहों से आप बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस जो हमारे न्यूज़पेपर सेशन है, तो न्यूज़पेपर सेशन में हम न्यूज़ नहीं कवर कर रहे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हेड क्या लिखा हुआ है कि हम बात करने वाले हैं मेनली, जब हम बात करेंगे एडिटोरियल जो रहेगा, और एडिटोरियल के सहारे हम संपादकीय जो हमारा होता है उसके सहारे हम सीखने वाले हैं क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना। मीन्स साथ ही में जो मेन हमारा इशूज़ है, क्या इंग्लिश को हम कैसे सीखें, इन सब सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, है ना, बहुत सारी नई चीज़ें। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या रखा मिला है, जैसा आपको हेडलाइन पर दिख रहा है कि आजकल जो चर्चा में है क्या, वेटिंग फॉर द जॉब्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात अगर करें, मीन्स जो इन्होंने बात की है किसके ऊपर, कि गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे नोटिस जारी किए, बहुत सारे जॉब का अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, वैकेंसीज़ वो फिल नहीं की गई। उन्हीं के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना परसेंट है, 2019 में कितनी थी, 2020 में कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा डेटा आपको मिलने वाला है। और इंग्लिश तो आप सीखेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले सब हेडलाइन जो है लिखा है, द सेंटर्स डिसीजन टू रिक्रूट पर्सनल इज़ अ नोड टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो रिक्रूट आप सभी को पता है क्या होता है, भर्ती करना, मीन्स जॉब देना, जॉब के लिए वैकेंसीज़ निकालना, वो रिक्रूट होता है। इसी ये वर्ब है, इसी का मीन्स है ना, तो वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और कैसे, मीन्स देखेंगे पर्सनल, ये पर्सोनल है, ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है ना। एक पर्सनल आपका जो होता है PERSONAL जो आपका होता है, इसका मतलब व्यक्तिगत होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है PERSONNEL जो लिखा गया, इसका मतलब कर्मचारी होता है, जो काम करते हैं लोग, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सेंटर का डिसीजन है, निर्णय है, किसके लिए, कि रिक्रूट करना, भर्तियां निकालना कर्मचारियों के लिए, है ना। कर्मचारी मतलब वही नौकरी निकालना। इज़, अब वो क्या है, इज़ अ नॉड का मतलब होता है हामी है, हाँ भरना है, मतलब स्वीकार करना है, क्या है ना, टू द मीन्स, या यहाँ पर हाँ भरने से और अच्छा आप कैसे इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि वो हाँ भर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करेंगे, है ना। कि टू द फेस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल ना कर पाना और इसको
लिटरल मीनिंग देखेंगे तो टू बिकम इन्फेक्टेड होता है, मतलब कि जो घाव वगैरह होता है जो वो इन्फेक्शन उसमें फैल जाता है, तब इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्या सिचुएशन बहुत ही बदतर होगी। कौन सी सिचुएशन? अनएम्प्लॉयमेंट इशू। जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की जो दिक्कत है वो जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा जो ख़राब होता जा रहा था, उसमें क्या है, उसको हामी मिली है कि हाँ अब इसको सुधारा जाएगा। तो आप पूरी लाइन का अगर मीनिंग देखेंगे तो क्या निकलेगा कि जो सेंटर का डिसीज़न है कि भर्तियां निकालने का, रिक्रूटमेंट करने का, है ना, और कैसे कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही थी, बहुत बेकार हो रही थी, बद से बदतर हो रही थी, उसके लिए, उसको सुधारने के लिए हामी भरी गई है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर अ नेशन, फॉर अ नेशन, है ना। अब फॉर अ नेशन मतलब क्या? एक देश के लिए। अब ये फॉर अ नेशन कौन सा नेशन? इंडिया की बात कर रहे हैं। दैट, है ना, हैज़, अब यहाँ पर देखो, दैट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर हम उसको देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा हैज़ और हैड 2 बार आया है, तो ये होता क्या है हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो लिखा है कि फॉर अ नेशन। अब फॉर अ नेशन की जगह आप इंडिया को रखे, देखिए ना, फॉर इंडिया हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है, डेमोग्राफिक, ये देखो DEM, डेम जो होता है आपका, ये इंग्लिश का रूट वर्ड है, जिसका मतलब डेम का मतलब क्या होता है? पीपल होता है ना। DEM का मतलब क्या होता है? पीपल, लोग, है ना। और ग्राफ का मतलब लिखना होता है। तो जो डेमोग्राफिक का पूरा मतलब होता है जनसांख्यिकीय, मतलब जो जनसंख्या है उसको जब अंक दिए जाते हैं, गिना जाता है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। डिविडेंड क्या होता है ना? लाभ होता है। अब एक पूरा टर्म एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है ना, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब काम करने वालों की जो संख्या ज़्यादा हो बजाय किसके, जो काम नहीं करते हों, तो उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। या इसको और भी सरल भाषा में बोल सकते हैं, इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नोटिस करें, बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे इंडिया में FDI बहुत आ रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया में इंटरेस्टेड हैं कि उनको पता है कि अगर इंडिया में कोई बिज़नेस चल गया तो वहाँ पर लोग, काम करने वाले भी सस्ते मिल जाएंगे, और साथ ही में क्या हो जाएगा कि जो खर्च करने वाले, वहाँ पर कंजम्पशन भी तो होगा ना, तो उसकी भी खपत भी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर अर्न करके बेचा जा सकता है। तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना। और इन्होंने आगे समझाया भी है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो पहले तो ये समझेंगे हैज़ और हैड क्या है। देखो हैज़ इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैड है थर्ड फॉर्म है। तो जो आप हैव लिखते हो ये मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, मैं फिर से लिखता हूँ, जो आप ये हैव लिखते हैं ये मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है होना, अधिकार जताना, या कोई चीज़ आपके पास होना, है ना, पोजेशन दिखाना, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तो यही है। इसके सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि हैज़ है और हैड है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हैज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कह रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में जो कि हो चुका है क्या, अब एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, है ना, मीन्स क्या, जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। और अब आगे और देखेंगे, इसी को ही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या। द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ मच लार्जर दैन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन। अब ये देखो क्या करें कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जो काम करने वालों की संख्या है, उनकी जो एज है ना, वर्किंग एज मतलब कि जो काम करने वालों की संख्या है, वो जो यूथ है ना, वो क्या है, बहुत उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, मच लार्जर है देन नॉन वर्किंग एज सेक्शन, जो कि काम नहीं करते। मान लो कि इंडिया जैसे कंट्री में काम करने वालों की संख्या है ना, क्या है, 80% लगभग काम करने वाले की संख्या मान के चलो, ठीक है, और 20% ना काम करने वाली, तो मतलब 80% लोग काम करने वाले हैं, 20% लोग काम करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री में सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जैसा कि इंडिया है ना, जिसके पास क्या है, जनसांख्यिकीय डिविडेंड मतलब क्या है, मैंने बताया आपको, जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जहाँ पर काम करने वालों की, वो फ़ायदे में है ना। और मीन्स अब इसको देखो, एक चीज़ यहाँ पर और आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखो डैश लगा है
और यहाँ पर भी डैश लगा है। तो इस और इस पूरे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका होता है नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं इसको ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, किसी भी वर्ड को लेकर के। तो ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं अंडरलाइन करता हूँ दूसरे देखो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड लिखा गया है इसके बारे में, जिसको मैंने है ना पैरेट कलर से कलर किया हुआ अंडरलाइन किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, है ना। अब इसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से करेंगे। फॉर अ नेशन दैट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ, है ना। मतलब क्या है कि फाइंडिंग ढूंढना, देना, है ना, प्राप्त करना, क्या प्रोडक्टिव का मतलब अच्छा, लाभकारी, उपयोगी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, फॉर इट्स यूथ मतलब इंडिया जैसे कंट्री के यूथ के लिए, है ना। वॉज क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया, इम्पेरेटिव का मतलब बहुत ही आवश्यक था, किसके लिए, इंडिया के लिए। मतलब क्या है, कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पर जॉब क्रिएट करना, देना बहुत ही, और कैसी जॉब, प्रोडक्टिव जॉब, बहुत ही महत्वपूर्ण था, आवश्यक था, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। येट फिर भी इन लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेन्ड अ मेजर कंसर्न, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो रही है। हैज़ रिमेन्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका है। हैज़ रिमेन्ड अ मेजर कंसर्न, जो कि रहा है क्या, बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है ना, पिछले कुछ सालों में। अब आगे बता रहे हैं, द लीक्ड कंसर्न, चिंता है ना, द लीक्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना। ये क्या है, एक सर्वे है जो क्या बताता है, किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। PLFS जो है मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन 2018 रिवील्ड का मतलब क्या होता है, बताना, खुलासा करना, दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज हाईएस्ट 6.07% इन 4 डेकेड्स। डेकेड का मतलब क्या होता है, डेकेड मतलब होता है 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 10 साल का समय होता है, उसको 1 डेकेड बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो PLFS का 2018 में डेटा रिवील किया गया है ना, जो पब्लिश किया गया है ना, लीक हुआ जाता डेटा, उससे ये पता चला कि इंडिया में जो सब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट पर है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप पिछले 40 साल में बात करें तो सबसे ज़्यादा इस समय था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उस समय था, मतलब 2018 में था, है ना। आगे देखते हैं, द लेटेस्ट, देखो लेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है लेट का, जिसका मतलब हाल ही में है। लेटेस्ट PLFS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो अभी हमने डिस्कस किया, सजेस्ट, है ना, सजेस्ट। अभी देखो यहाँ पर दैट के पहले अगर आप देखो तो PLFS सजेस्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट PLFS है, जो सर्वे है, वो सजेस्ट मतलब बताता है, एंड दैट नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स आप क्या बोलते हो, कठिन, उग्र, है ना, या बहुत ज़्यादा संकट में पैदा करने वाले नहीं हैं। कह रहे जो डेटा है ना दिया गया कि PLFS ने पब्लिश किया, वो बहुत ज़्यादा मतलब चिंता का विषय नहीं है, अब नहीं है, ये कह रहे हैं। विद ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% इन 2021, मतलब ये पहले अगर 2018 में देखें तो 6.07% था, और 2020 और 21 तक आते आते 4.2% ये हो गया, मतलब काफ़ी कम हो गया, है ना, कंपेयर्ड टू 4.8% इन 2019 एंड 20, मतलब कि 18 के बाद में रोज़गार बढ़े हुए हैं ना। तो ये अब उतना ज़्यादा मीन्स ड्रास्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं, मतलब फिर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लेकिन पहले से कम हो गया। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, वो जहाँ काम में जो भाग लेते हैं, उनकी जो रेट है, उनका जो दर है, इंक्रीजिंग, वो क्या है, बढ़ रहा है, टू 41.6% फ्रॉम 40.1% इन
1920 मतलब कि 2019-20 में जो लोगों का पार्टिसिपेशन था काम में भी 40.1% था, और जो कि बढ़ करके कितना हो गया 2021 में, ये आपका देखने को मिलेगा 41.6% देखने को मिला। मतलब बढ़ा है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम मिल रहा है उनको, है ना। इन टर्म्स ऑफ मोर वाइडली यूज्ड स्टैटिक इंटरनेशनली, है ना, इन टर्म्स ऑफ किनके, अगर आप बात करो किन माध्यमों से जो मोर वाइडली बहुत ज़्यादा जो बड़े स्तर पर यूज़ किए जाते हैं, स्टैटिक जो डेटा है इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, द रिसेंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हाल ही का, मतलब अगर आप वीकली स्तर पर, अगर साप्ताहिक स्तर पर देखें कि रेट कितना है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने परसेंट, तो अगर हम उसकी बात करें तो अभी भी क्या है, जो द फिगर ऑफ 7.5% फॉर ऑल पर्सन इन 2021 इज स्टिल वरिंग। तो कह रहे हैं अभी भी क्या है, चिंता का विषय है। अगर ये कह रहे हैं कि वीकली स्तर पर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे, बेरोजगारी की जो दर है उसको देखेंगे, तो अभी भी ये 7.5% है ना, 2020 और 21, जो कि क्या है, स्टिल वरिंग है, स्टिल अभी भी वरिंग, चिंता का विषय है ना। आगे देखते हैं, बट द PLFS डेटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट, है ना। तो जो बाद में जो PLFS का डेटा आया कि हाँ रेट कम हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो ना बहुत ज़्यादा सरकार को ना चीयर, खुशी नहीं लाएगा। चीयर का मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनको नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि उतना अच्छा डेटा नहीं है। तो कह रहे हैं कि द PLFS डेटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करने को नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट बावजूद इसके, है ना। अब देखो डिस्पाइट होता है, एक डिस्पाइट होता है और एक इन स्पाइट ऑफ होता है। तो इन स्पाइट के बाद में ऑफ हटा दिया जाता है एग्ज़ाम में, और डिस्पाइट के बाद लगा दिया जाता है। तो इन स्पाइट के बाद ऑफ लगना ज़रूरी होता है, जो एग्ज़ाम में हटाने के बाद वहीं पर आपको करेक्ट करना होता है। डिस्पाइट के बाद नहीं लगना चाहिए तो वहाँ पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर आपको हटाना रहता है। ये प्रपोजिशन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, है ना। ये बात अगर हम देखें जो गवर्नमेंट ने खुद डेटा पब्लिश किया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी ज़्यादा है ना। यस, हाँ, यस मच गवर्नमेंट डिस्पाइट अ डिक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू डेटा। अब आगे देखते हैं, दिस इज़ बिकॉज, अब ये ऐसा क्यों है कि मतलब जो PLFS है उसने तो डेटा कम दिखाया, लेकिन जो मीन्स अभी भी चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, तो ये इसकी वजह आगे दे रहे हैं। उसके मीन्स बिहाफ पे क्या बता रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज सेज द PLFS हैज़, अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, है ना। दिस इज़ बिकॉज द डिक्रीज हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ट्रांसफर ऑफ employment into lower productive and unpaid jobs अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयड। अब करें चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि हुआ क्या है कि जो जॉब जिन लोगों के पास थी भी, तो उनको जो अच्छी जॉब थी उनको क्या कर दिया इनटू लोअर प्रोडक्टिव, मतलब कि जिनमें फ़ायदा कम हो वो उनमें ट्रांसफ़र हो गई। जो अनपेड जॉब्स, मतलब कि पैसा नहीं मिलता है, वो जॉब्स मिल रही हैं। और इन लोग कहाँ से, इन्हीं लोगों को पहले सैलरी मिलती थी, अब क्या है इनको कम सैलरी मिलती है या फिर बहुत ना के बराबर मिलती है ना। तो ये चिंता का विषय है। और आगे बता रहे हैं कि वरिंगली, मतलब अगर हम चिंता जताते हुए कहें, इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड विद मोर अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी मैंने इसको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट है ना, हाँ। इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड विद मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जॉब मिलती थी वो तो हो गई हैं डिक्रीज़, और बढ़ी कहाँ पर हैं, बढ़ गई हैं एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल फार्म रिलेटेड। ये भी थोड़ा सा हमारे लिए इशू है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है उसमें जॉब बढ़ने से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर आपके पास पैसा ज़्यादा मिलता है, तो ये भी चिंता का विषय है। अब जो ट्रेंड है, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, चर्चा में चल रही हैं, ट्रेंड मतलब कि जो प्रक्रिया दैट एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटर क्या होता है, जिससे हमारी गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, तो उसको आप जब खींचते हैं तो बढ़ता है रेस, तो वही कह रहे हैं एक्सीलरेटेड, बढ़ा हुआ है।
फॉलोइंग किसके बाद में, फॉलोइंग किसी की सिचुएशन के बाद में, किसके बाद में, द लॉकडाउन, मतलब कहना कि जो लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन, जो ट्रेंड चला है, कौन सा ट्रेंड चला है, हैज़ नॉट रिवर्स्ड सिंस देन, और कोरोना के बाद से ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। अब ट्रेंड क्या था कि जॉब लोगों की चली गई या फिर उनको कम पे किया जाने लगा या बहुत ना के बराबर मिलता था, ये ट्रेंड चलता रहा है ना, रिवर्स नहीं हुआ, उल्टा ये बदल नहीं पाया, जैसा पहले कोरोना के पीरियड के था वैसा नहीं हो पाया, है ना। अब आगे कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अबव सेकेंडरी एजुकेशन उनमें है 9.1%, मतलब बहुत ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जॉब कम है, और जो कि उनकी, अगर आप उनकी पढ़ाई की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन वो प्राप्त कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं यूथ जो एज बिटवीन 15 और 29 के हैं उनके बीच में कितना 12.9%, बहुत ज़्यादा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, मतलब 12.9% रेट क्या है, ये रेट है ना उन लोगों के बीच में जो 15 से 29 के बीच की एज के हैं। हैव ओनली डिक्लाइंड मार्जिनली, है ना, तो डिक्लाइन मतलब कमी आना, मार्जिनली बहुत आंशिक रूप से। तो कह रहे हैं ना कि ये जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें जो अगर आप बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो बहुत ही कम हुआ है, मतलब कि बहुत ही कम घटा है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो बहुत ही जॉब कम इंक्रीज़ हुई है ना, अभी भी लोग बहुत बेरोज़गार हैं। चलिए अगला पैरा देखते हैं ना। तो इस पैरा में हमको पता चला कि पैराग्राफ में कि रोज़गार के कैसे क्या है। अब आगे आपको ज़्यादातर सजेशन मिलेंगे, है ना। चलिए वेज रेट्स, जो वेज रेट्स मतलब मजदूरी की जो रेट है ना, हैव कॉन्टिन्यूड to remain lower for those employed in either salaried jobs or self-employed compared to the प्री पैंडमिक पीरियड, है ना। तो अगर आप प्री का मतलब पहले पैंडमिक पीरियड, मतलब कोरोना के आने के पहले अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर हम बात करें, है ना, तो जो वेज रेट्स थी, मतलब कि जो मजदूरी की जो दर मिलती थी, मतलब इतना पैसा डेली बेसिस पे काम करेंगे, वो ना हम वो कॉन्टिन्यूड रही है लगातार, रिमेन रहना, लोअर नीचे रही है। मतलब कि अगर आप बात करने वाले हैं कोरोना पीरियड के पहले की और अब की, तो कोरोना पीरियड के बाद में जो जिस दर से उनको पैसा मिलना चाहिए था वो कम है, बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सैलरीड जॉब हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद से उन्होंने जॉब किया हो, क्रिएट किया, उसमें भी, है ना। विद द इंक्रीजेज, है ना, बीइंग मार्जिनल, मतलब कि बहुत ज़्यादा जॉब्स में बढ़ोतरी तो हुई नहीं, मार्जिनल हुई, बहुत कम हुई है। इन द फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ पैंडमिक, है ना, मतलब कि जो पैंडमिक के बाद में जो टाइम रहा उसकी अगर हम बात करें तो उसके बाद में ना ज़्यादा जॉब्स वगैरह नहीं बढ़ी। इट इज़ क्लियर दैट, मतलब ये एकदम साफ है कि गवर्नमेंट मस्ट टैकल, है ना, देखो मस्ट का इस्तेमाल की गई है, मॉडल वर्ब है ना, ज़रूर टैकल करे, है ना, मतलब ये मस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्लिगेशन के लिए, तो सरकार से कह रहे हैं कि सरकार है ना इसको बहुत ही ज़रूर, मतलब बड़े स्तर पर क्या करे, टैकल मतलब हैंडल करे, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को दूर करे, है ना, ये कह रहे हैं। एंड कॉन्कोमिटेंटली, इसका मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम, मतलब साथ ही साथ, है ना, बड़ा अच्छा वर्ड है कॉन्कोमिटेंटली द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू, साथ ही में करें, साथ में इस बात पर भी काम करे कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ में अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट हो ताकि पैसा ज़्यादा मिले। ऑन अ वॉर फुटिंग, है ना, वॉर फुटिंग का मतलब क्या है कि लोग इवन युद्ध में पार्टिसिपेट, है ना, करने को तैयार। ऑन अ वॉर फुटिंग मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं ना, ये कह रहे हैं। अच्छा, ऑन अ वॉर फुटिंग का मतलब क्या है, जो युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी सेंस बता रहे हैं कि जो अभी हाल ही में जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो बात हुई उसकी भी चर्चा कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जो 4 ईयर का पीरियड है उसको बढ़ाया जाए, है ना। और मतलब उन्होंने एकदम ओपन होकर के नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया ऑन अ वॉर फुटिंग, है ना। तो ये कह रहे हैं कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। इन दिस रिगार्ड, अगर इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट दैट द गवर्नमेंट will be recruiting 10 lakh personnel within the next 18 months। देखो विद और विद इन क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला आई विल कम इन 1 मंथ और आई विल कम विद इन 1 मंथ, तो इसका मतलब इन आप महीने के बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन विद इन महीने के पहले। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो बोला है, मोदी जी ने बोला है, क्या बोला है कि आने वाले जो 18 महीने हैं उनके अंदर 10 लाख जो नौकरियाँ हैं ना वो फिल की जाएंगी नेक्स्ट 10 मंथ्स में, है ना।
अब वो वैकेंसीज़ कहाँ पर हैं, रेलवेज़ में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जीएसटी में हैं, डिपार्टमेंट्स अमंग अदर्स और भी साथ में हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं शुड बी सीन एज ए स्टेप। अब कह रहे हैं कि ये जो जॉब का अनाउंसमेंट हुआ है इसको देखा जाना चाहिए, सजेस्ट शुड का इस्तेमाल हुआ है, सजेशन बता रहा है, शुड बी सीन एज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, राइट डायरेक्शन में लेना चाहिए, इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए ना। ये इन्होंने अच्छा काम किया कि 10 लाख जॉब्स अनाउंस किए हैं ना अगले 18 महीनों में। The latest data showed that there were 8.86 lakh vacant jobs among all central government civilian post as of March 2020। मतलब कहने कि अगर मार्च 2020 तक की बात करें तो इन बीच में अगर आप पूरा डेटा अगर आप देखें तो 8.86 लाख जो हैं सीट्स जो हैं वैकेंट हैं। मतलब 8.8 लाख लोग हैं ना कि मीन्स इतनी लोगों को जॉब मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस सेक्शंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को जॉब मिल सकती है ना। ये 2020 मार्च 2020 डेटा की बात करें तो, है ना। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट वॉज, अब जो मिस्टर मोदी जी ने जो अनाउंस किया, जो उन्होंने घोषणा की, किस बात की कि अबाउट क्रिएशन ऑफ लार्ज चंक मतलब बहुत भारी संख्या में मात्रा में न्यू जॉब्स। तो कह रहे जो मोदी जी का अनाउंसमेंट था कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करेंगे, वो क्या है ना, द बल्क ऑफ द प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज़ टू फिल अप वैकेंसीज। तो कह रहे वो क्रिएट जैसा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि वो जॉब प्रोवाइड करेंगे वही भी फिल नहीं की गई, तो उन्हीं को फिल किया जाना है। तो अब चाहे आप ये बोल लीजिए कि जॉब क्रिएट करेंगे या पहले ऑलरेडी इतना खाली पड़ी हुई हैं आप उन्हीं को भरें, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे बोला जा रहा है कि बट इवन मेजर वुड बी एमेलियोरेटिंग। एमेलियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, ये एसएससी में बहुत बार वर्ड पूछा गया है, जिसका मतलब होता है इम्प्रूव होना, सुधरना धीरे धीरे। तो कह रहे फिर भी सिचुएशन क्या है कि अच्छा है, इन्होंने अनाउंस किया तो सुधरेगी ही, है ना। इन रियल इकोनॉमी दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस, है ना। और किस इकोनॉमी, सही में जो रियल इकोनॉमी जो हमारी है ना, मीन्स वास्तविक जो अर्थव्यवस्था है, जो कॉन्टिन्यूस जो लगातार रही है, क्या है ना, रिमेन डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस संकट में रही है। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अभी किसकी वजह से संकट में रही है, बिकॉज ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट, मतलब कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया जो बीजेपी की सरकार है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई कि जो जॉब नहीं मिली इसकी दो चीज़ें वजह हैं, एक तो सरकार ऐसी है और दूसरा कि पैंडमिक की वजह से। तो दोनों चीज़ें देखने को हमको मिली, है ना। आगे देखते हैं, द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू स्क्वेंडर मोर ईयर्स इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। तो कह रहे हैं कि जो कंट्री है ना, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वहन नहीं कर सकती। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है कि गंवाना या है ना, जो मौका है उसको लुटा दे इन मोर ईयर्स, आगे आने वाले जो साल हैं उनमें, है ना। और कौन से फ़ायदे को, रीप का मतलब है कि काटना, जब फसल कोई पक जाती है तो उसको आप रीप बोलते हैं ना। एज यू मीन सो शैल यू रीप, मतलब कि जैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना। तो वही रीप है। आप कह रहे कि मतलब जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास जो है, मतलब काम करने वाले लोगों की जो संख्या है उसका फ़ायदा हमको ज़रूर लेना चाहिए। मतलब आप लोगों को काम दीजिए, लोग काम करेंगे, हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें ऑर्डर में चलेंगी। एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स, और उन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करें, उनको उसमें पुश किया जाए, है ना। जॉब क्रिएट की जाए जो लोग जॉब करना चाहते हैं लेबर सेक्टर में, है ना। इवन इफ बिलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, देर से अनाउंस कर रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, है ना। विल हेल्प ईज मोमेंट्स, ईज का मतलब आसान करना, मैटर्स फॉर द मीडियम टर्म, है ना। कह रहे कि जो ये मुद्दा है कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म करिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है ना, कि लोगों को जॉब मिल सकती है। तो ये डिस्कशन हमारा रहा, एंड आई होप कि आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिले होंगे, नई चीज़ें इसमें देखने को मिली होंगी। और हमने हैज़ और हैव आपको बताया कि जो हैज़ हमारा होता है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, और हैज़ की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैड होती है ना। तो ये हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ें, वर्ड मीनिंग आपने भी देखा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एम्प्लॉयमेंट रेट का जो रियल डेटा फिगर मिला है, आप इसमें बात कर सकते हैं। अगर आप कोई बोलता है तो आप उसको बता सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा है, इतना डेटा है ना। सिर्फ आप फिगर्स पे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, और आपको कैसा लगा हमारा डिस्कशन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड मीन्स टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।